ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन। और कैटालिसिस वाला पार्ट क्योंकि हमने फिनिश कर दिया तो लेट अस सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एंड हैज ग्रेटर कैटालिटिक एक्टिविटी देन द कॉम्पैक्ट सॉलिड। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा कैटालिस्ट की जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो उतनी ज़्यादा होगी। इफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6291456 centimeter square is required for adsorption in a catalyzed gaseous reaction, then how many splits should be made to a cube of exactly 1 centimeter in length to achieve the required surface area? और यहां पर मेंशन किया गया है कि एक स्प्लिट करने से एक क्यूब से 8 मिलते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक स्प्लिट से वो दो पार्ट में नहीं टूट रहा है, वो टोटल 8 क्यूब दे रहा है बराबर साइज के। ओके, तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर। 2 मिनट आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सोच सकते हो कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। एक क्यूब को अगर आप स्प्लिट करते हो तो कितने वो छोटे छोटे क्यूब किस साइज के, किस एरिया के वो जनरेट करता है। ओके, तो देखो, अब अगर हम एक क्यूब लेते हैं, लेट अस से इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है ना, और इसको जब आप बीच में से कट कर रहे हैं तो 2 बने, फिर उनको तो मतलब आपको इसको एक्स एक्सिस में भी बीच में से कट करना है, वाई में भी बीच में से और जेड में भी, तब जाके आपके पास 8 क्यूब मिलेंगे। जब आप इसको एक्स एक्सिस से कट कर रहे हो तो आपका ये 2 बने, तो ये पूरा सरफेस एरिया नया जनरेट हुआ, ये वाला पूरा नया जनरेट हुआ। ठीक है ना, तो ये अगर एक साइड का सरफेस एरिया में देखूं तो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अभी जो टोटल सरफेस एरिया जनरेट हुआ वो हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इस वाले क्यूब को अगर हम बीच में से कट कर दूं, ठीक है, इस एक्सिस के थ्रू, तो फिर से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और जनरेट होगा। फिर से उसको जेड एक्सिस में कट करूं तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और जनरेट होगा। तो जब 1 सेंटीमीटर के क्यूब को मैं टोटल 8 छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट करूंगा, तो अभी इस क्यूब की 6 साइड्स हैं, तो टोटल एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब 8 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनमें से भी फिर एक क्यूब उठाओ आप, उसको फर्दर छोटे छोटे 8 क्यूब में और स्प्लिट कर दो, तो अब जो टोटल, तो एक क्यूब से 8 बने, तो 8 से कितने बने 8 इंटू 8। ठीक है, तो टोटल जो नया सरफेस एरिया है अब वो कितना होगा, अब वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से आप गए 12 पे, 12 से 24, इसी तरह आगे से 48। तो एक स्प्लिट पे कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, 2 स्प्लिट पे कितना होगा 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 2 रेज टू पावर n। तो n स्प्लिट्स के बाद हमें टोटल सरफेस एरिया मिलना चाहिए 6291456। तो एक स्प्लिट करने पे डबल हो रहा है, तो n स्प्लिट करने पे होगा 2 रेज टू पावर n। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 20। कैसे, 2 रेज टू पावर n आ जाएगा आपके पास, दिस होल वैल्यू डिवाइड बाय 6 वो होगा। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 2 रेज टू पावर 10 होता है 1048। ठीक है ना, तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 6 करके, आपको देखना है कि 1048 से वो कितनी ज्यादा है। मतलब 1048 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो अगर उसके नियर अबाउट आ रही है, इट मीन्स आपके पास जो पावर होगी दैट विल बी क्लोज टू 20। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें आपका थॉट प्रोसेस जो काफी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज डिसऑप्शन ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। डिसऑप्शन मतलब जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड है वो निकल रहा है सरफेस से बाहर। तो फिजिकली एड्सॉर्ब्ड मटेरियल की डिसऑप्शन कब होती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल चिपके हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो सरफेस से निकल जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन पहली चीज इरिवर्सिबल है, यस। स्पेसिफिक है, यस ये भी है। मल्टी लेयर फिनोमिना है, नो इट इज अ सिंगल लेयर फिनोमिना।
और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अबाउट -400 किलो जूल, मतलब हाई होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, बट चलो ठीक है, जनरली हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन रहती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, softening of hard water is done using sodium aluminum silicate, that is zeolites। तो zeolite में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होती है कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की हार्ड वाटर से, और उसकी जगह पर रिप्लेस कर दी जाती है उनको Na पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस है वो ये दो हैं, तो इनको हम Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपके 11th की इनऑर्गेनिक पार्ट के सिलेबस से है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। तो ये तो ट्रू है। सेकेंड, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि कैटलिस्ट काफी स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ फ्री वैकेंसीज या वैलेंसीज ऑन द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज ऑन सब डिविजन। बिल्कुल, कैटलिस्ट अगर आप फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में लोगे तो उसका इफेक्टिवनेस उसकी ज्यादा होती है। निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 15, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। तो क्या करता है, एंथैल्पी को चेंज करता है, नो। इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, नो। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, यस, उसको डिक्रीज कर देता है। तो पहले अगर आपके अनकैटलाइज्ड पाथ है, मान लीजिए वो इतना ऊंचा है, ठीक है, तो जो कैटलिस्ट यूज करके पाथ आएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो वो एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, तो दैट इज अ डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्डलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये AEEE 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉन्डलिच के अकॉर्डिंग x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 0। अगर आप इसको NCERT के पैराग्राफ से रेफर करें तो आपको उसमें मिलेगा कि यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 0 भी होता है, मतलब कांस्टेंट भी हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद जो ग्राफ है आइसोथर्म वो पैरेलल टू x एक्सिस चला जाता है, तो आप बोलेंगे कि p की पावर तब 0 हो गई। स्टार्टिंग के फेज में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है, और जहां पे कर्वेचर आएगा तो रेज़्ड टू पावर 1/n। तो ये सारे के सारी इक्वेशंस करेक्ट हैं फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर। तो कभी वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, कभी आ गया कि वो कांस्टेंट हो रहा है, कभी वो कर्वेचर शो कर रहा है बीच में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफ बिटवीन log x/m and log p is a straight line inclined at an angle of 45 degrees। देखो, x/m इज इक्वल टू k p रेज़्ड टू पावर 1/n। तो इसको अगर हम log में कन्वर्ट करें तो log x/m कितना आ जाएगा, दिस इज log k प्लस 1/n log p, ठीक है ना। तो log x/m का log p के साथ ग्राफ है, तो y हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया और ये c। तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो मतलब जो स्लोप है दैट इज 1/n, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो 1/n, 1 का मतलब हो गया n की वैल्यू आ गई 1। n, अब n की वैल्यू 1 को यहां अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और साथ में दिया है नेचुरल लॉग ऑफ k इज 0.693। तो अगर आप केमिकल काइनेटिक्स से याद करें, नेचुरल लॉग किसका होता है 0.693, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है ना। तो 2 का आ जाएगा 0.693, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x/m कितना आ गया, k को हमने 2 पुट किया, प्रेशर कितना आपके पास 0.5, और n की वैल्यू है 1, तो 0.5 रेज़्ड टू पावर 1, तो ये आ जाएगा 1। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट को ही बोलते हैं x/m। तो x/m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18,
तो क्वेश्चन नंबर देखो 18 और 19, जस्ट गिव देम 1 मिनट ईच और सॉल्व करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ग्राफ बिटवीन द एंथैल्पी एंड प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या केमिकल हो, दोनों में एंथैल्पी तो डिक्रीज होती है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव ही आता है। तो ए ऑप्शन में डिक्रीज कर रहा है तो वो करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन में इंक्रीज कर रहा है, एंथैल्पी नहीं बढ़ती, एंथैल्पी बढ़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो पहले में एक्सोथर्मिक है तो ये करेक्ट है, अगला एंडोथर्मिक है, रॉन्ग है। तीसरे में पहले इंक्रीज कर रहा है फिर पीक पे जा रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो ये भी गलत है। अगले में भी इसी तरह का ग्राफ है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सर्फेस इज जनरली एक्सोथर्मिक। क्यों होता है एक्सोथर्मिक? बिकॉज देखो जब भी एड्सॉर्प्शन होगी पार्टिकल सरफेस पे आके स्टिक कर जाएंगे तो उनकी रैंडमनेस कम हो रही है। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से ये नए बॉन्ड्स बन रहे हैं इनके बीच में। तो जब नया बॉन्ड बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब एक्सोथर्मिक बिकॉज एंथैल्पी इज पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एंट्रोपी डिक्रीजेज, यस एंट्रोपी डिक्रीज तो करती है प्रोसेस में, एंट्रोपी इंक्रीजेज, ये भी गलत हो गया। फ्री एनर्जी इंक्रीजेज, अगर फ्री एनर्जी इंक्रीज करेगा तो उस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, पर स्पॉन्टेनियस होता है तो एंट्रोपी डिक्रीजेज इज द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स pertaining to the adsorption of a gas on the solid surface is। अब देखो adsorption is always exothermic, yes। physisorption may transform into chemisorption at high temperature, yes ये भी होता है। physisorption increases with increasing temperature, नहीं, ठीक है ये नहीं होता, wrong। chemisorption is more exothermic than physisorption, however it is very slow ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यस। तो केमिसॉर्प्शन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, पर स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से केमिसॉर्प्शन थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा हायर टेम्परेचर पे जाके फिर वो स्पीड अप करता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, मिथिलीन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर दिस पर्पज द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्सॉर्ब हो रही है, द एड्सॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो अब एक्टिवेशन कहां चाहिए होती है? केमिसॉर्प्शन में। केमिसॉर्प्शन जनरली हायर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे चीजें स्टार्ट तो फिजिसॉर्प्शन से होती हैं। देन एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो अब हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन में ये केमिसॉर्प्शन करवा रहे हैं या फिजिसॉर्प्शन करवा रहे हैं, पर द पॉइंट इज दोनों केसेस में एंथैल्पी तो डिक्रीज होती है ना, तो सेकंड ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन है तो आप इसको उतना कैजुअली लेके सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तब भी आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से सोच समझ के ही कंफर्म करोगे, तो सेकंड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। Then C option, the adsorption increases with increase of temperature। ये केमिसॉर्प्शन के लिए करेक्ट है, बट हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये केमिसॉर्प्शन है। एंड द एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ये भी केमिसॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है ना। अब ये एक सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इतना मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जेईई एडवांस में एटलीस्ट ये तो मेंशन होता ही है कि इस सेक्शन के क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है या सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ये केमिसॉर्प्शन होता तो ए सी डी तीनों चीजें लगती है ना, पर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें बी ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है फिजिसॉर्प्शन के हिसाब से, कि रूम टेम्परेचर पे केमिसॉर्प्शन के चांसेस वैसे भी कम होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन लैंग्वेज मॉडल ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस क्या क्या होता है? देखो, the rate of dissociation of adsorbed molecules from the surface does not depend on the surface covered। लैंगम्यूर बोलता है कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और फिर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है, उन दोनों के बीच में थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम जैसे जैसे स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हुई
तो मैक्सिमम एरिया खाली था, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा था, डिसॉर्प्शन बहुत कम था। पर जैसे जैसे एरिया भरता गया, अब डिसॉर्प्शन का भी रेट बढ़ने लगा। तो यस, द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल का मतलब हुआ रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो डिसऑर्प्शन का रेट जो है वो सरफेस कवर्ड पे डिपेंड करता है। प्रोसेस के स्टार्टिंग में डिसऑर्प्शन ऑलमोस्ट नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती है और एक टाइम आ जाता है एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन का रेट बराबर हो जाता है। तो पहला तो इनकरेक्ट है। सेकंड, द एड्सॉर्प्शन एट अ सिंगल साइट ऑन द सरफेस मे इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम। देखो, सेम साइट पे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कैसे आ सकते हैं? एक सरफेस एरिया पे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल कैसे टिकेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। द मास ऑफ अ गैस स्ट्राइकिंग अ गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। देखो, अब यहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि क्या हो सकता है कि मास ऑफ द गैस स्ट्राइकिंग अ गिवन एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, जब आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस का तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे सरफेस के साथ। ठीक है, तो x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p, इस तरह वाली बात जो आपने पढ़ी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। तो ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, इस पे सोच सकते हैं हम। एंड मास ऑफ द गैस स्ट्राइकिंग अ गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस केस में क्या लगता है, क्या इंडिपेंडेंट रहेगा लैंगम्यूर के केस में, या वो डिपेंड करेगा? अब एक चीज आपने जो यहां नोटिस करनी है, डोंट सॉल्व इट बेस्ड ऑन द फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म, क्योंकि जो फ्रॉन्डलिच का आइसोथर्म है उसकी अपनी लिमिटेशन है और उन लिमिटेशंस को किसने प्रूव किया था? लैंगम्यूर ने। ठीक है, तो लैंगम्यूर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है यहां पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यस, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि स्टार्टिंग में तो एड्सॉर्प्शन फास्ट हो रही है क्योंकि प्रेशर है, तो मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं और आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं। पर एक बार सारा सरफेस एरिया कवर हो गया, फिर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो, क्योंकि एड्सॉर्प्शन होने के लिए जगह ही नहीं बची। उसके बाद जाके वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होता, एक लिमिट के बाद, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता उसके बाद ही वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाता है ग्राफ। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज कोलॉइड्स। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट थे। पहले हमने इसका एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पढ़ा, ठीक है, फिर हमने कैटालिसिस वाला पार्ट पढ़ा, अब कोलॉइड्स। कोलाइड आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा हैं। देखो, कोलाइड्स को समझने के लिए पहले बात करते हैं। अगर हम एक ग्लास पानी लें, ठीक है, और पानी में थोड़ी सी आप मिट्टी लाके डाल दो, तो वो मिट्टी क्या इसमें प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो चलो डिसॉल्व हो गए, पर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे इसके सरफेस पे, आपको दिखेंगे, है ना। आप उसको अगर आप चम्मच से लेके थोड़ा स्टर करते हो तो आपको दिखेगा कि वो थोड़े थोड़े जो पार्टिकल बड़े हैं रिलेटिवली साइज में, वो सस्पेंडेड हैं, वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हुए। तो दैट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में आप पार्टिकल्स को देख सकते हो कि हाँ यार ये पार्टिकल दिख रहे हैं, नेकेड आई से दिख रहे हैं। अब अगर हम उसी ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट को, प्योर सॉल्ट को डिसॉल्व कर दें और 2 ग्लास आपके सामने रख दें, एक में प्योर वाटर है और एक में सॉल्ट वाटर है, आप बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे कि किस में प्योर है किस में सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो 100% डिसॉल्व होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल इतने छोटे हैं कि यू कैन नॉट सी देम इवन विद माइक्रोस्कोप। ओके, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है दैट इज कॉल्ड कोलाइड। तो जब पार्टिकल बहुत बड़े हैं सस्पेंशंस, बहुत ही छोटे हैं ट्रू सॉल्यूशन, बीच की कैटेगरी में है दैट इज कोलाइड्स। तो कोलाइड्स में जो पार्टिकल के साइज की रेंज होती है दैट इज 1 से लेके 10,000 नैनोमीटर। ये क्या हुआ? ये उनकी डायमेंशन है। मान लो अगर आपका पार्टिकल स्फेरिकल है तो उसका डायमीटर इस रेंज में होगा। अगर वो कैप्सूल शेप है तब उसका जो सबसे बड़ी डायमेंशन है ये वाली, ये इस रेंज में होगी। तो जो सबसे बड़ी डायमेंशन है पार्टिकल की वो इस रेंज में होगी, तो वो कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो ये बोल दो, या फिर 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। अब कोलाइड क्या है? कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ध्यान देना,
It is not a homogeneous. It is a heterogeneous system in which one substance is dispersed. अब यहां वर्ड यूज नहीं करेंगे कि डिसॉल्व, या नया वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्स हुआ है, ठीक है। वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस। तो जो डिस्पर्स होता है मतलब जो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे, दो वर्ड, डिस्पर्स्ड फेज डीपी और डिस्पर्जन मीडियम डीएम, ठीक है, जस्ट लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब देखो, डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। तो जो डिस्पर्स फेज है मतलब आपका जो सॉल्यूट है, अब उसके पार्टिकल थोड़े बड़े चाहिए ना ट्रू सोल्यूशन से, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल सिंगल बड़े बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे प्रोटीन की लॉन्ग चेन होती हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, या एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अकेला पार्टिकल ही बहुत बड़ा है ये भी पॉसिबिलिटी है, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं ये भी पॉसिबिलिटी है। नाउ क्वेश्चन कम्स, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पता है, सस्पेंशन हमें पता है थोड़ा बहुत क्या होता है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कोलॉइड्स? हम पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसी में क्या क्वालिटी है कि उसको अलग से पूरा टॉपिक उसके ऊपर बनाया हुआ है? देखो, कोलॉइड्स की डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो एनॉर्मस है, ठीक है, लिटरली एनॉर्मस एप्लीकेशन है। आप ऑलमोस्ट जो खाना खा रहे हो, जो काम कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स दे कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल स्टडीज, ठीक है, कोलाइडल मटेरियल। रीजन, कोलाइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया पर यूनिट मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको आप इससे आइडिया लगा सकते हो, अगर आपके पास एक क्यूब है जिसकी एक साइड है 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम 10⁻12 क्यूब्स में तोड़ दें तब जाके एक एक जो पार्टिकल का साइज है वो कोलाइडल रेंज में आएगा, और सभी पार्टिकल का टोटल सरफेस एरिया ऐड किया जाए तो वो बनता है 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वही क्यूब था, वही मास है, यहां पर इसका मास वही है और सरफेस एरिया सिर्फ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर सेम अमाउंट ऑफ मास का सरफेस एरिया 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब इससे क्या होता है? दिस एनॉर्मस सरफेस एरिया लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। जो आपकी मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ केसेस मेडिसिन जो आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है, जैसे सिरप होते हैं, वो सिर्फ कोलाइडल होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, वो कोलाइडल होते हैं, क्योंकि कोलाइडल की वजह से उनका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जिसमें जो मेडिसिनल पार्ट है उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होगा कि बॉडी में वो बहुत फास्ट एक्ट कर पाएगा। तो ये सारा कोलाइडल की वजह से ही होता है कि मेडिसिन जल्दी काम कर पा रही है। अगर आप उसी मेडिसिन को ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते तब वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो देयर एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास मेक्स देम स्पेशल। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं। पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनकी स्टेट्स के बेस पे कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 8 तरीके के कोलाइडल सिस्टम आते हैं इस मेथड से। गैसियस मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए उसको आप कभी भी कोलाइडल में स्टडी नहीं करोगे। मतलब गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड्स आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो पहला आपके पास आ गया सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ही डिस्पर्स्ड फेज है, उसको सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम में डाला हुआ है, उसको बोलते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। सॉलिड सोल के एग्जांपल है जैसे कि कलर्ड ग्लासेस आ गए, जेम स्टोन्स आ गए, तो सॉलिड सॉलिड में डिस्पर्स्ड है। सेकेंड है सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड सोल। पेंट्स हैं, सेल फ्लूइड्स हैं, तो यहां सॉलिड पार्टिकल्स लार्जर अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिस्पर्स्ड हैं। फिर सॉलिड इन गैस, इसको बोलते हैं एरोसोल, जैसे स्मोक है, डस्ट है। तो सॉलिड इन गैस, स्मोक में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं, क्लियर। फिर लिक्विड इन सॉलिड, इसको जेल बोलते हैं, चीज बटर जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड एमल्शन हो गया, जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है। अब ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि मिल्क किस कैटेगरी में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क लिक्विड इन लिक्विड की कैटेगरी में है या इसको एमल्शन बोलते हैं।
तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपको नोट करने हैं और एनसीईआरटी से आपको ये मिल भी जाएंगे और आप इनको याद भी कर सकते हो। फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड को अगर आप गैस में डाल दो तो उसको लिक्विड एरोसोल बोलते हैं, जैसे फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड। देन गैस इन सॉलिड, सॉलिड सोल लाइक प्यूमाइज स्टोन, फोम रबर। फिर गैस इन लिक्विड इज फोम, जैसे फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर। ओके, तो ये एग्जांपल याद करने हैं आपको। क्लियर? सेकंड क्लासिफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अगर आपका मीडियम वाटर है तो एक्वासोल, अल्कोहल है एल्कोसोल, बेंजीन है बेंजोसोल, एयर है एरोसोल। तो ये हो गए सोल के नाम। देन थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो इतना। अब देखो कि दोनों फेज आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो पहला वैरायटी आ गया आपके पास लायोफिलिक या इंट्रिंसिक कोलाइड्स। देखो लायोफिलिक, फिलिक मींस लविंग, ठीक है, तो लायोफिलिक को हम बोल सकते हैं लिक्विड लविंग। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी हैं। तो ये वो कोलाइडल सॉल्यूशन है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट एफिनिटी अट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छी है। इसके एग्जांपल क्या है? ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, एग एल्बुमिन एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल भी आपको याद होने चाहिए। और सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज लायोफोबिक। फोबिक मीन्स हीटिंग। तो दीज आर लिक्विड हीटिंग कोलाइड्स। इनको एक्सट्रिंसिक कोलाइड भी बोलते हैं। अब लिक्विड हीटिंग में क्या होगा? ऑब्वियस बात है, दोनों के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होगी। तो दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, मेटल के कोलाइड्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया किसी मीडियम में तो वो सिल्वर सोल हो जाएगा। गोल्ड के छोटे छोटे कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया तो गोल्ड सोल। हाइड्रोक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है और सल्फाइड। तो याद रहेगा मेटल के सोल, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फाइड्स। ये एग्जांपल हो गए लायोफोबिक के। क्लियर? नोट कर लो। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये डिटेल आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको आ सकता है कि स्टेट 5 डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो पहली चीज इजीली फॉर्म, लायोफिलिक इजीली फॉर्म होता है क्योंकि देखो दोनों के बीच में अट्रैक्शन अच्छी है। तो जस्ट आप डिस्पर्स्ड फेज लाओ, डिस्पर्जन मीडियम लाओ, दोनों को मिक्स करो और कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार है। तो दे आर इजीली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। लायोफोबिक में क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, ये ऐसा जैसे पानी में आप ऑयल मिक्स करने की बात कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, अट्रैक्शन नहीं है एक बीच में। तो पानी में तेल मिक्स करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको मिक्सी में डालना पड़ेगा, फिर चर्न करना पड़ेगा, तब जाके उसका एक एमल्शन सा बनेगा। तो लायोफोबिक स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब लायोफिलिक रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्या? दोनों को मिक्स किया, सोल बन गया। अब मान लो आपका डिस्पर्जन मीडियम पानी था, आपने हीट कर दिया सोल को, सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर दिया, तो पीछे क्या रह गया? डिस्पर्स्ड फेज जो कि सॉलिड था। फिर से उसमें पानी डाल दो, फिर मिक्स कर लो, फिर दोबारा बन जाएंगे। तो मतलब आप मिक्स करके बना सकते हो और फिर उनको सेपरेट कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। तो दे आर रिवर्सिबल। पर लायोफोबिक को नहीं। एक तो पहली बात वो बनते स्पेशल मेथड से हैं और उसके बाद फिर वो रिवर्स नहीं होंगे कि एक बार अगर आपने उनको सेपरेट कर दिया तो फिर जस्ट बाय मिक्सिंग नहीं बन जाएंगे वो। ठीक है, अब लायोफिलिक क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो काफी स्टेबल हैं। लायोफोबिक क्योंकि बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो अनस्टेबल हैं और इनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्टेबलाइजर डालना पड़ता है स्मॉल अमाउंट में। फिर लायोफिलिक में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लायोफोबिक में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो उसे कोगुलेशन हो जाती है। कोगुलेशन का मतलब पार्टिकल्स इकट्ठे मिलकर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, कोगुलेट कर जाते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालना उसको अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन हो जाती है। पर लायोफिलिक में कुछ नहीं होता। लायोफिलिक के पार्टिकल जनरली चार्ज्ड नहीं होते, लायोफोबिक के होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
लायोफिलिक की विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, पर लायोफोबिक में ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो कोई फर्क नहीं पड़ा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में। लायोफिलिक टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, लायोफोबिक करते हैं। टिंडल इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे आगे। एंड लायोफिलिक के पार्टिकल जनरली सॉल्वेटेड होते हैं, जबकि लायोफोबिक में सॉल्वेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन तो तभी होगी ना जब सॉल्वेंट के साथ आपकी अट्रैक्शन अच्छी होगी, वो लायोफिलिक में होती है। ओके, तो ये हो गए 8 मेन पॉइंट्स। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पे एक हो गया पॉजिटिव सोल और एक हो गया नेगेटिव सोल। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव सोल। तो पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो पॉजिटिव होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, ये सारे पॉजिटिव सोल की कैटेगरी में। नेगेटिव में मेटल सोल, सल्फाइड सोल और नेचुरल सोल, ये आ गए। ठीक है, नोट कर लो। इस चैप्टर में देखो मैक्सिमम पार्ट थ्योरेटिकल है, आपको नोट ही करना, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। कोई न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है इसका, बहुत कम है वो। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। देखो, अब जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है इसको आप सॉल्यूट की तरह मान सकते हो। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मीन बहुत सारे, मॉलिक्यूलर मीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। देखो, ऑन डिसोल्यूशन क्या होता है, बहुत सारे एटम या छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे एटम या मॉलिक्यूल थे उनका साइज कोलाइडल रेंज में नहीं था, पर जब वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, एग्रीगेट बना दिया, उसका साइज कोलाइडल रेंज में आ गया। ठीक है, इसलिए नाम भी लिखा है मल्टी मॉलिक्यूलर, कि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सल्फर सोल, तो सल्फर का एक सोल में होता है एक पार्टिकल जो वो 100, 150, 200 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। सेकेंड इज मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो मीन्स बड़ा, तो मीन्स मल्टीपल मॉलिक्यूल इकट्ठे नहीं हुए, एक अकेला मॉलिक्यूल ही खुद में इतना बड़ा है कि उसका साइज कोलाइडल रेंज में आ गया है। और इतने बड़े मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्च है, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये सूटेबल सॉल्वेंट में डालने पे कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। तो दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशंस। तो उसमें नेचुरल हो गए मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम, और मैन मेड में हो गए नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर। ठीक है, लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास काफी और साइज भी ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं मिसल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एक सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व किया, अभी वो उसकी कंसंट्रेशन लो है। जब कंसंट्रेशन लो है तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल दूर दूर हैं, वो तो कुछ नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे अपना। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है कि सारे पार्टिकल आपस में डिसोशिएट हो गए और जस्ट लाइक ए ट्रू सोल्यूशन वो बिहेव कर रहे हैं। पर अगर मैं और सब्सटेंस डिसॉल्व करता हूँ और सब्सटेंस डिसॉल्व करता हूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन हाई हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज आएंगे। क्लोज आने पे वो आपस में मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर या बड़ा एग्रीगेट बना देंगे। ठीक है, उस एग्रीगेट का साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन पे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, हाई कंसंट्रेशन पे वही चीज कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फिर से उसमें सॉल्वेंट और डाल दें, उसको डाइल्यूट कर दें, फिर से कंसंट्रेशन लो कर दें, तो फिर से वो जो एग्रीगेट थे फिर अलग अलग हो जाएंगे और फिर से वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या हुआ लो कंसंट्रेशन पे और हाई कंसंट्रेशन पे। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन पे एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बनते हैं इनको बोलते हैं मिसल्स या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब मिसल फॉर्मेशन कब होती है, इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मिसल फॉर्मेशन होती है व्हेन जो आपका टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर एक टेम्परेचर है उससे ऊपर होना चाहिए और कंसंट्रेशन एक मिनिमम वैल्यू से ऊपर होनी चाहिए। दैट मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड CMC,
क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। ओके, तो कंसेंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। तो सोप्स मिसल बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सोप के लिए अगर हम सीएमसी की रेंज देखें तो ये 10⁻³ से -4 से 10⁻³ मोल पर लीटर तक रहती है। डिटर्जेंट्स के लिए जो रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। और इन कोलाइड्स में लायोफिलिक पार्ट भी होता है, लायोफोबिक पार्ट भी होता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने सोप का एक्शन तो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सोप कैसे काम करता है। तो जब हम सोप की बात करते हैं, पहले इसको एक बार नोट ही कर लो। तो सोप में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग चेन कार्बन चेन होगी लंबी सी, जो लायोफोबिक है, वाटर हीटिंग है वो, ठीक है, इसीलिए वो पानी में इजीली डिजोल्व नहीं होती। तो ये नॉन पोलर पार्ट है जो टेल है। पर जो हेड है दैट इज COO नेगेटिव, मतलब ये पोलर है। पोलर होने की वजह से ये पानी में डिजोल्व होता है और वाटर लविंग है। तो हेड इज वाटर लविंग दैट इज लायोफिलिक, और जो टेल है दैट इज वाटर हीटिंग दैट इज लायोफोबिक। इसका एग्जांपल C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव दैट इज सोडियम स्टीरेट। ये हो गया सोप का मॉलिक्यूल। तो कोलाइड्स में क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स में लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो होगा क्या यहां पे, जैसे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको आइडिया लगेगा, ऐसे बहुत सारे, ये देखो ये हेड है और ये येलो कलर की टेल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मिलके 100, 150, 200 बहुत ज्यादा पार्टिकल मिसल्स, मतलब सॉरी पार्टिकल मिलके एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। तो ऐसा लगता है मिसल देखने में, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी कि हेड उसके बाहर बाहर है और टेल्स मिलके एक इतना बड़ा सरफेस जनरेट कर रही हैं। तो ये बीच में जो ऑरेंज है खाली नहीं है, ये इसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है सिंपल ड्राइंग के थ्रू। तो ये बहुत सारे इस तरह की मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर मिलके एक बॉल की तरह रिजेंबल करेगा उससे थोड़ा सा। अब क्योंकि जो हेड था वो तो वाटर लविंग है, तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो क्या होता है, तो पानी में डाला आपने और लो कंसेंट्रेशन पे डाला, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट आयंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोप। तो लो कंसेंट्रेशन पे वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, सारे चुपचाप डिजॉल्व हो गए। अब जो हेड था क्योंकि वो वाटर लविंग है वो पानी के अंदर चला गया, पर जो टेल थी वो वाटर हीटिंग थी, वो ऊपर ऊपर रहेगी। तो झाग जो बनता है उसमें बेसिकली जो टेल पार्ट है वो एयर में रहता है और हेड पार्ट पानी के अंदर रहता है। अब इसी केस में ये लो कंसेंट्रेशन पे है, जब हमने कंसेंट्रेशन बढ़ा दी तो ये पार्टिकल मिलके मिसल्स बना गए। तो दिस इज द केस अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट आयंस इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर एट CMC। तो क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन पे वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे या इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, मिसल बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है वो मिसल फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब मिसल्स बना देते हैं। अब देखो इन मिसल्स में क्या क्या हो सकता है। दीज मिसल्स मे कंटेन एज मेनी एज 100 सच आयंस। सेकेंड, वैल्यू ऑफ CMC क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन की वैल्यू, डिस्पर्स फेज कौन सा है और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है, दोनों पे डिपेंड करती है। जनरली जितनी लंबी आपकी कार्बन चेन होगी, हाइड्रोफोबिक चेन होगी, CMC उतना छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। हाइड्रोफोबिक चेन या मतलब कार्बन चेन जितनी लंबी होगी, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, CMC की वैल्यू छोटी आएगी। फिर सिमिलरली जैसे सोप के लिए आपने पढ़ा, तो डिटर्जेंट्स के लिए भी मिसल इसी तरह से बनती है, जैसे कि सोडियम लॉरल सल्फेट CH3 CH211 SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसमें जो पोलर ग्रुप है दैट इज SO4 नेगेटिव और मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन सिमिलर है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें बात करेंगे हम क्लीनिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप कैसे डर्ट को रिमूव करते हैं कपड़ों से, और फिर ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो डर्ट रिमूव होगी वो वापस जाके कपड़ों पे नहीं चिपक जाएगी। तो इस पे थोड़ा सा पढ़ के आना, थोड़ा सा बुक से इसको देख के आना, नेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा। फिर प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड के क्या क्या मेथड है,
दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।